ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। यस, ग्रेविटेशनल यूनिट है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट देखेंगे हम इसके फोर्स की, है ना, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक एसआई पद्धति में और एक सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में यहां पर होता है किलोग्राम भार, ये यूनिट होती है, मात्रक होता है, गुरुत्वीय मात्रक। किलोग्राम भार होता है, बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार एसआई पद्धति में। इसको दो तरीके से लिखते हैं, kgWT मतलब किलोग्राम वेट मतलब भार, या फिर kgF लिखते हैं, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ये किलोग्राम भार को लिखने का तरीका हो जाएगा kgWT या kgF, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और ऐसे पद्धति में F इज इक्वल टू ma देखते हैं, 1 किलोग्राम भार कितना बल होता है, तो F इज इक्वल टू, अच्छा, और गुरुत्वीय जो आपके पास में मात्रक निकाले गए हैं, ये गुरुत्वीय बल के कारण निकाले गए हैं, गुरुत्वीय त्वरण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो F इज इक्वल टू ma न लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है बताइए, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, G होता है। तो एम ए की जगह पर क्या आएगा, mg आएगा। क्लियर दैट? ओके, यस। F इज इक्वल टू m को लिखेंगे 1 किलोग्राम लिखा है, इसलिए यहां पर नो डाउट 1 किलोग्राम आएगा। और g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, बताया गया इसके पहले। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू होती कितनी होती है, नहीं मालूम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8 कितना होगा, 9.8, और ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? यस, होगा कि नहीं? 1 गुणा 9.8 होगा ना। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कल हमने क्या लिखा था बताइए, क्या लिखे थे इसको आपने, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपने क्या लिखा था, हाँ, ये देखिए 1 गुणा 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कल आपने क्या लिखा था बताइए, क्या लिखा था, न्यूटन लिखा था इसको, बोलिए, हाँ, अरे इसको न्यूटन लिखा था कि नहीं कल, हाँ, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। क्या हो जाएगा, न्यूटन, किसके बराबर, 1 किलोग्राम वेट के बराबर। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये आपके पास में आ गया। और अगर इसको परिभाषित करना है तो आप परिभाषित कर सकते हैं, नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन अगर परिभाषित करना है तो इस तरह से करेंगे कि वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम भार कहलाता है। ठीक है, क्लियर दैट? क्या होगी परिभाषा बताइए, वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम भार कहलाता है, या 1 kgF भी कहलाता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास वो होता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में जो किलोग्राम भार है उसकी जगह पर होता है ग्राम भार। ठीक, ग्राम भार, इसको GWT है ना या GF कहेंगे, ग्राम भार या ग्राम फोर्स कहेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है।
और इसको भी अगर F इज इक्वल टू एम ए के थ्रू हम निकालना चाहें तो F इज इक्वल टू एम, यहाँ पर 1 ग्राम आएगा, 1 ग्राम, ठीक है। और एक्सलेशन, अब देखो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको यदि सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या होगा बताइए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। भाई 1 मीटर बराबर कितना होता है बताइए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। यस, ओके, है ना, मीटर की जगह पर सेंटीमीटर लिखा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, अरे यार झामेंद्र, तुम्हारा माइक बार बार ऑन क्यों हो जाता है? तो क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 100 कितना आ जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जी की जो वैल्यू होती होगी वो होती है कि 9.8 के आगे भी कुछ होता होगा, तो उसको 981 के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं हम, 980 के स्थान पे क्या लिखने वाले, 981 लिखने वाले हैं, है ना, इस तरह से। क्लियर हो गई बात? ओके, यस। जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ना, लेकिन 8 के आगे कुछ लिखा नहीं है, मतलब यहाँ कितना लिखा होगा, 1 लिखा होगा, तो ये 980 किस में बदल जाएगा, 981 में बदल जाएगा, क्योंकि 9.81 में जब 100 का इंटू करेंगे तो 980 आएगा, 981 आएगा, ठीक है। तो अब आप जो जी है वो जी इज इक्वल टू लिखेंगे 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो यहां आ जाएगा जी के स्थान पर, सॉरी जी है ना, ये जी, तो जी के स्थान पर आ जाएगा 981 सेंटीमीटर, क्या, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और F इज इक्वल टू 1 इंटू 981 करेंगे तो 981 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या बोले थे आपने, बताइए क्या बोला था कल, डाइन बोला था, तो ये आ गया आपके पास में डाइन। तो 1 ग्राम भार बराबर हो जाएगा आपके पास में 981 डाइन, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बल के गुरुत्वीय त्वरण मात्रक को पढ़ सकते हैं। इसकी भी परिभाषा यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं कि वह बल जो 1 ग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, क्या कहलाता है, बल 1 ग्राम भार कहलाता है, या 1 ग्राम फोर्स कहलाता है। क्लियर? यस और नो? मालूम भर रहना चाहिए, ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं बल का आवेग, या सिर्फ हम यदि बात कर रहे हैं तो आवेग, इंपल्स, बल का आवेग। इंपल्स ऑफ फोर्स, या सिर्फ इंपल्स भी बोल सकते हैं, आवेग भी कह सकते हैं। अब देखो, आवेग भी एक मजेदार भौतिक राशि है। देखो, किसी भी भौतिक राशि पर, सॉरी किसी भी वस्तु पर जब आप बल लगाते हैं तो बल लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। बल लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। आप क्या करिए, ऐसा हो सकता है कि आप ज्यादा बल कम समय के लिए लगा रहे हैं, कम समय के लिए, और दूसरा तरीका आपका यह हो सकता है कि आप कम बल ज्यादा समय के लिए लगा रहे हैं। यस और नो? ओके,
ज़्यादा बल कम समय के लिए और कम बल ज़्यादा समय के लिए। ये संभव है या नहीं संभव है? आप क्रिकेट के खेल में देखते हैं, मैं पहले वाले पर चर्चा करता हूँ, ज़्यादा बल कम समय के लिए, मतलब बल का परिमाण ज़्यादा है कम समय के लिए। आप क्रिकेट की है ना, क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है, आप क्या करते हैं, बैट पकड़ते हैं और बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, पूरी ताकत के साथ क्या करते हैं आप बताइए, पूरी ताकत के साथ क्या करते हैं आप, उसको क्या करते हैं, मारते हैं। तो मुझे बताइए आपने बल ज़्यादा लगाया या कम लगाया? ज़्यादा बल लगाया। अच्छा, कम समय के लिए लगाया कि ज़्यादा समय के लिए लगाया? ऐसा तो नहीं होता कि गेंद आती है और बैट के पास में आती है, बैट से चिपकती है, फिर बैट से थोड़ी देर बात करती है, और कैसा हाल है, क्या हाल है, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारा, उसके बाद में वापस जाती है। ऐसा होता है क्या है? नहीं, यानी बॉल आई बैट से बिल्कुल कम समय के लिए क्या होती है, वो मिलती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, क्या होती है, दूर चले जाती है। तो समझ में आई बात? ज़्यादा बल कम समय के लिए। क्लियर हो गई बात? आपने बल लगाया ज़्यादा, कितने समय के लिए? कम समय के लिए। क्यों? क्योंकि बैट और बॉल का जब मिलन हुआ, वो जो मिलन का जो समय था वो क्या था, वो बहुत ही कम था। क्लियर दैट? यस और नो? हाँ, तो ज़्यादा बल अपने कम समय के है ना, ज़्यादा बल आपने कम समय के लगाया। एक और उदाहरण लेते हैं, आपने कभी हथौड़े से कील ठोकी है? कील प्राय सभी लोगों ने ठोकी होगी। तो क्या करते हो, जब हथौड़े से कील को मारते हो तो क्या करते हो, कम बल लगाते हो, ज़्यादा बल लगाते हो? हाँ, कील अंदर जाना चाहिए तो आप क्या करते हो, कम बल लगाते हो, ज़्यादा बल लगाते हो? बोलिए, ज़्यादा बल लगाते हो ना, है ना। अच्छा, अब समय कम रहता है ज़्यादा रहता है? ऐसा तो नहीं होता कि हथौड़े को आप मारते हो और हथौड़े के बाद में हथौड़ा पूछता है कि भैया कील को भी ज़्यादा जोर से लगी तो नहीं, है ना। इसी तरह से हथौड़ा मारा, उसके बाद में हथौड़ा यही रहता है कि चिपका हुआ, कि ऊपर उठ जाता है? मारते हो ऊपर उठ जाता है, मतलब आपने ज़्यादा बल लगाया। कि ऐसा तो नहीं होता कि हथौड़ा पूछ रहा है भैया ज़्यादा जोर से लगी तो नहीं, मैंने तेरे को मारा? हाँ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मतलब आपने ज़्यादा बल लगाया है और हथौड़ा जाके बिल्कुल लगता है और उसके बाद में ऊपर उठ जाता है। मतलब वहाँ पर भी जो बल लगने का जो समय है वो क्या है, कम है। ज़्यादा बल है कम समय के लिए। क्लियर दैट? यस? दोनों उदाहरण समझ में आ गए? बॉल वाला, बैट बॉल वाला, और हथौड़े और कील वाला, राइट? पहला हो गया। दूसरा वाला, कम बल ज़्यादा समय के लिए, इसका उदाहरण बताइए। कम बल ज़्यादा समय के लिए, यानी कि छोटे परिमाण का बल अधिक समय के लिए। बोलो, इसका उदाहरण है कुछ? दरवाजे में घंटी लग रही थी, देखे हो आप लोगों ने? हाँ, उस दरवाजे की घंटी को ऐसा दबा के रखो आप, तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है क्या आपको? तो आपने बहुत कम बल लगाया है, लेकिन कितने समय के लिए? ज़्यादा समय के लिए। आप दबा कर रखिए उसको, है ना, ठीक, आप उसको क्या करिए, दबा कर रखिए ऐसा। तो क्या होगा, आपने बहुत ही कम बल लगाया है ज़्यादा समय के लिए। क्लियर दैट? यस और नो? ओके, तो ये उदाहरण हो जाएगा आपका कम बल ज़्यादा समय के लिए। तो आपके पास में ये उदाहरण थे जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा बल कम समय के लिए और कम बल ज़्यादा समय के लिए। कम बल का मतलब है बल की मात्रा कम लगा रहे हो आप, बल का परिमाण कम लगा रहे हो, ठीक है। तो हमारे लिए अब ये वाला, अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं बल का आवेग, उस बल के आवेग में ये वाला हमारे काम का नहीं है ना, ये हमारे काम का नहीं। हमारे काम का कौन सा है, ज़्यादा बल कम समय के लिए लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है, तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। यानी कि बल का आवेग की परिभाषा हो जाएगी, बल का आवेग इज इक्वल टू बल इंटू समयांतराल। और ये समयांतराल कैसा है,
समय अंतराल कैसा है, कम के ज़्यादा, अल्प है ना, बल ज़्यादा है, समय अंतराल कैसा है, कम है, कम समय के लिए, अल्प समय के लिए लगाया जा रहा है। तो जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल के लिए बल लगाया जाता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ। क्या पढ़ते हैं इसको, टाउ पढ़ते हैं, है ना। ये टी होता है, इस टी के हाथ पैर टेढ़े कर दो। किसके हाथ पैर टेढ़े करना है, टी के। तो क्या बन जाएगा, टाउ, टाउ बन जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो ये हो गया टाउ। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल टी। समय अंतराल अल्प है इसलिए डेल टी का उपयोग कर रहे हैं, टी का नहीं। आपको बताया गया है पहले ही, जब डेल लगा देते हैं तो समय क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है ना। यस, बताया गया कि नहीं बताया गया। हाँ, तो ये हो गया बल का आवेग बराबर बल गुणित समय अंतराल, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डेल टी। इसका मात्रक, तो ये हो गया बल और समय अंतराल का गुणनफल। लेकिन समय कैसा है, समय कैसा है, अल्प है, अल्प समय अंतराल के लिए बल लगा रहे हो आप। मात्रक, मात्रक बताइए, बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र बताइए कितना, बोलो, बल का विमीय सूत्र। किसी को नहीं मालूम, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू बल का हो गया और समय के लिए टी आएगा, है ना। तो बताइए अब टी पर कितने की घात बचेगी, कितने की, -1 की। -2 और यहाँ 1 है, -2 में से 1 गया 1, तो आ जाएगा एम एल टी -1। ठीक है, ये इस तरह से विमीय सूत्र हो गया। राशि कैसी होगी, बल है ना, राशि कैसी होगी, सदिश राशि होगी। ठीक, तो ये हो गया आपके पास में बल का आवेग, उसका मात्रक, विमीय सूत्र और राशि। हाँ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब क्या है आपका, आवेग बराबर, सिद्ध कीजिए कि आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन के लिए देखते हैं, सिद्ध करना है हमको आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन, है ना। ये हमको लाके दिखाना है। तो माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर, माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर डेल टी समय के लिए बल कैपिटल F आरोपित करने पर उसका वेग u से कितना हो जाता है, v हो जाता है। u से कितना हो जाता है बताइए, v। तो कल भी हुआ था कि नहीं हुआ था, कल बोलिए, कल हुआ था कि नहीं हुआ था। हाँ, तो माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु पर डेल टी समय के लिए बल F आरोपित करने पर उसका वेग u से v हो जाता है, तब वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे बताओ,
कैसे निकालते हैं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बिल्कुल, यस, ओके। वेग में परिवर्तन को क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? डेल वी, ओके। अंतिम वेग क्या है? v, और प्रारंभिक वेग क्या है? u। एनी प्रॉब्लम? यस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, अब गति के द्वितीय नियम से, अब गति के द्वितीय नियम से, हाँ बताओ द्वितीय नियम क्या होता है? क्या होता है द्वितीय नियम? बोलो, बोलिए, गति का द्वितीय नियम क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? हाँ, F बराबर ma, यस। देखो, गति का द्वितीय नियम जो था कि आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, वो तो है ही, लेकिन मैंने आपको कल क्या बताया था कि F इजिक्वल टू ma हमने इसलिए निकाला है क्योंकि आगे जाकर जब भी गति का द्वितीय नियम लिखेंगे हम, या गति के द्वितीय नियम से बोलेंगे, तो F इजिक्वल टू ma का ही यूज क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक। इसलिए गति के द्वितीय नियम से F इजिक्वल टू क्या होगा? F इजिक्वल टू ma, क्लियर? यस, F इज इक्वल टू एम। ए क्या होता है बताइए? त्वरण है। त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे त्वरण बराबर क्या होता है? समयांतराल, यस। तो वेग में परिवर्तन क्या होगा? डेल वी, और समयांतराल कितना है? डेल टी, है ना? ये देखा समय, डेल टी, यस। डेल टी का इधर गुणा कर दो, तो एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू क्या आएगा? एम इंटू क्या आ गया? डेल वी आ गया, यस, आएगा ना? अरे हाँ बोलो, हाँ या ना बताओ। डेल टी का इधर गुणा कर दिया, एफ इंटू डेल टी, एम इंटू डेल वी। अच्छा, अब ये जो डेल वी की जो वैल्यू है वो कितनी है समीकरण नंबर 1 से? v माइनस यू। तो डेल वी के स्थान पर लिख दिए v माइनस यू। अच्छा, f इंटू डेल टी इज इक्वल टू, अब गुणा कर दो, एम वी माइनस एम यू होगा, है ना? और f इंटू डेल टी। अब मुझे बताइए, ये जो है ये m इंटू वी क्या सूत्र होता है? ये किसका सूत्र होता है? बोलो, m इंटू वी जो है वो किसका सूत्र होता है? अरे m इंटू वी किसका सूत्र होता है?
एम इंटू वी क्या होता है? संवेग। तो बताइए ये प्रारंभिक वेग है कि अंतिम वेग है? वी अंतिम वेग। तो ये जो संवेग बनेगा ये अंतिम बनेगा कि प्रारंभिक बनेगा? तो अंतिम संवेग बनेगा ये, माइनस, और ये प्रारंभिक वेग है तो इस प्रारंभिक वेग से जो संवेग बनेगा कौन सा संवेग बनेगा? प्रारंभिक संवेग बनेगा, बिल्कुल प्रारंभिक संवेग, है ना? अच्छा, एफ इंटू डेल टी जो है वो क्या होता है बताइए? एफ इंटू डेल टी, हाँ, एफ इंटू डेल टी क्या होता है? अभी पढ़े हो आपने, आवेग नहीं होता, बल और समयांतराल का गुणनफल आवेग पढ़ाया ना मैंने अभी। तो ये एफ इंटू डेल टी क्या बन जाएगा? आवेग बन जाएगा, मतलब टाउ बन जाएगा। टाउ इज इक्वल टू अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, क्या कहलाएगा ये? संवेग में क्या कहलाएगा? परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे? डेल पी लिखेंगे, हाँ। तो ये आ गया आपके पास में टाउ इज इक्वल टू डेल पी, यानी कि आवेग इज इक्वल टू किसमें परिवर्तन? संवेग में परिवर्तन। और यही लाना था कि नहीं लाना था बताइए, बोलिए। हो गया सिद्ध? यस। अब देखो यहां पर कुछ हमको उदाहरण पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ी सी रूपरेखा बनाते हैं पहले कि आखिर हमने आवेग से क्या सीखा या इस संबंध से हमने क्या सीखा, हमको इस संबंध को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा आइए, टाउ इज इक्वल टू है आपके पास में डेल पी, बिल्कुल है, एनी डाउट है क्या? लिखा ही हुआ है टाउ इज इक्वल डेल पी होता ही है। अच्छा, टाउ बराबर क्या होता है बताइए? एफ इंटू डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा? डेल पी। ये भी कोई दिक्कत नहीं, टाउ बराबर होता ही है। डेल टी को इसके अपॉन में ले जाओ, एफ इज इक्वल टू डेल पी अपॉन क्या आ जाएगा? डेल टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये मानकर चलता हूं कि डेल पी इज इक्वल टू नियतांक है, मतलब संवेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? समान हो रहा है, मतलब वो नियत है, वो बदल नहीं रहा है। तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? जब कोई राशि में परिवर्तन नहीं होता तो क्या राशि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? नियतांक, है ना? तो जब डेल पी को हमने नियतांक मान लिया तो बताइए नियतांक को जब मैं यहां से हटाऊंगा तो ये बराबर के स्थान पे क्या लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल। तो ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपॉन डेल टी। क्लियर दैट, है ना? डेल पी नियतांक बन गया, बराबर के चिन्ह को हटा दिया हमने, नियतांक और बराबर का चिन्ह हटके क्या लग जाएगा? अनुक्रमानुपाती। अब मुझे बताइए ये एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल टी है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। बल जो है वो समयांतराल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो संबंध क्या कहता है व्युत्क्रमानुपाती का? यदि समय अधिक तो बल क्या हो जाएगा? बोलो, कम। उल्टा संबंध है ना, संबंध उल्टा है। तो अगर समय बढ़ाते हो तो एफ का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि समय को क्या कर देते हो आप? समय को कम कर देते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा? बल का मान अधिक हो जाएगा, ठीक है। यहां से 2 पॉइंट्स क्या होते हैं आपके पास में निकलते हैं। यस, यस और नो? हाँ, तो बात दिमाग में बैठ गई। समय अगर अधिक है, समयांतराल का मान अधिक है तो बल का मान कम हो जाएगा, और समयांतराल का मान कम है तो बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण सुनिए आप, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट के खेल में, है ना, क्रिकेट के खेल में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई प्लेयर
कैच पकड़ता है इस तरह से, है ना। इस तरह से जब कैच पकड़ता है तो क्या होता है, जैसी ही बॉल आती है वो अपने हाथों को क्या करता है, ऐसा नीचे की ओर खींचता है। कभी देखे हो कि नहीं देखे हो ऐसा, क्रिकेट देखे हो कभी, मैच आए टीवी में देखे, नहीं खेले हो लेकिन देखे तो हो गए। प्लेयर जब कैच पकड़ते हैं तो कैसा करते हैं, ये इस तरह से ऐसा हाथ रखते हैं, और हाथ रखने के बाद जैसे ही बॉल उनके हाथ में आती है क्या करते हैं, हाथों को क्या करते हैं, हाथों को ऐसा नीचे की ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बताइए, क्या कारण है बताइए इसका। क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों। क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों, वाई, बताइए। कभी सोचे कि क्यों खींचते हैं, नहीं, आज तक नहीं सोचे। उसका देखो क्या होता है कि अगर मान के चलो क्रिकेटर ने अगर हाथ ऐसे ही रखा और वो बॉल तो तेजी से आ ही रही है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा फोर्स से आ रही है, और आपने वहीं पर हाथ रख दिया तो क्या होगा, बहुत जो समय होगा, बल लगने का जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। नहीं, समय नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, तेजी से अगर बॉल आ रही है और आपने क्या कर दिया, हाथ को वहीं पर रखा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में ये होगा कि बिल्कुल बल जो होगा वो कम समय के लिए क्या होगा, आपके हाथ को क्या करेगा, टच करेगा। और मैंने आपको बता दिया कि बल जो है अगर समय आपने क्या कर दिया है, कम कर दिया है, तो बल का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। उससे क्या होगी, उसके आपके हाथ को क्या लगेगी, ज़्यादा चोट लगेगी, क्रिकेटर के हाथ को क्या लगेगी, ज़्यादा चोट लगेगी, ठीक है। लेकिन क्या करेगा कि जैसे ही वो बॉल आती है वो हाथ को क्या करेगा, नीचे खींचेगा। हाथ को जब नीचे खींचेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में वो जो संपर्क का जो समय है, बल लगने का जो समय है, उस समय को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और समय को यदि आपने बढ़ा दिया तो बल का मान क्या हो जाता है, बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समय आपने बढ़ा दिया तो वो जो क्रिकेटर है वो हाथों को जब ऊपर से नीचे तक लाता है ना, मान के चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आया उसने, तो यहाँ से यहाँ तक आने में समय बढ़ गया, ठीक है। और समय बढ़ गया तो वो जो बल था उस बल का प्रभाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इससे प्लेयर को क्या लगती है, कम चोट लगती है। लेकिन अगर मान चलो उसने हाथ ऐसे ही रखा और आके बिल्कुल गेंद वहाँ पर गिर गई, तो उस स्थिति में क्या होगा, ज़्यादा बल लग जाएगा कम समय के लिए, और जब समय कम हो जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। समय आपने कम कर दिया, बिल्कुल आके फट से टकरा गया, तो जो गेंद है और हाथ है उसका संपर्क का जो समय है वो आपने क्या कर दिया, कम कर दिया, कम है, बिल्कुल तुरंत आके लग गया, एक साथ बिल्कुल झटके से एक साथ आके लग गया, गेंद आई पट से यहाँ पे घुस गई। क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को नीचे की ओर खींचता है, क्यों। इसलिए खींचता है ताकि हाथ, गेंद और हाथ के संपर्क का समय जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। और संपर्क का समय मतलब समयांतराल डेल्टी का मान क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। समय को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उसके हाथों को क्या लगती है, कम चोट लगती है। जबकि यदि वो अपने हाथों को नीचे की ओर नहीं खींचेगा तो बॉल और हाथ के संपर्क का जो समय हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और जब संपर्क का जो समय है वो कम हो जाएगा तो बल का मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और बल का मान जब अधिक होगा तो आपके हाथों को क्या लगेगी, खिलाड़ी के हाथ को क्या करे होगी, ज़्यादा चोट लगेगी। क्लियर दैट, यस और नो। अगर हमको 3-4 लाइनों में उत्तर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, कारण वाले सवाल है। अच्छा, और बताइए, आपने सर्कस देखी है कभी? सर्कस फिल्मों में तो देखा होगा, रियल नहीं देखे होगे तो देखे हो?
बहुत सारी पिक्चरों में सर्कस के रोल होते हैं। देखिए सर्कस के सीन देखे कि नहीं बताओ। तो आपने देखा होगा सर्कस में जो कलाकार होते हैं वो ऊपर से कूदते हैं। कहाँ कूदते हैं? जमीन पर कूद जाते हैं क्या? कहाँ कूदते हैं? सीधे जमीन पर कूदते हैं? नहीं, या तो वो जाली में कूदते हैं या फिर कहाँ पर कूदते हैं? गद्दे पर। देखे हो ऐसा? यस यस और नो? हाँ, या तो वो जाली में कूदते हैं या गद्दे पर। अब क्या होता है, जाली पर गद्दे या गद्दे पर क्यों कूदते हैं? डायरेक्ट जमीन पर क्यों नहीं कूद जाते? उतने ऊंचाई से अगर डायरेक्ट जमीन पर कूदेंगे तो हाथ पैर टूट जाएंगे उनके। अब वो क्या होता है, जाली पर कूदने से या गद्दे पर कूदने से क्या होता है कि भाई गद्दा यहाँ तक रखा हुआ है ना, गद्दा यहाँ तक रखा हुआ, जैसे ही ऊपर से जंप लगाते हैं तो यहाँ पर जैसे ही वो गद्दे के संपर्क में आते हैं, गद्दा कहाँ जाता है? नीचे जाता है। समझ आई बात? तो कलाकार के पैर और गद्दे के बीच का जो संपर्क है ना, संपर्क का जो समय है, क्या हो जाता है? जब वो गद्दा नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? क्योंकि वो नरम है, नीचे जाता है। ये जाली पर कूदोगे तो जाली भी कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो संपर्क का समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पैर और उस गद्दे या जाली के संपर्क का समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब समय का मान बढ़ जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है? बोलिए, घट जाता है। और बल का मान घटेगा तो उनको चोट लगेगी क्या? नहीं लगेगी। और अगर मान के चलो वो उतने ऊंचाई से जमीन पर कूद जाएं तो क्या होगा? डायरेक्ट उनके पैर क्या हो जाएंगे? जमीन के संपर्क में आ जाएंगे और समय बिल्कुल कम रहेगा, तुरंत आ जाएंगे संपर्क में। जैसे टच किए संपर्क में आ गए, समय कम है ना, समय बढ़ा ही नहीं, समय कम हो गया। और समय कम हो गया तो बल का मान क्या हो गया? अधिक हो गया। और बल का मान अधिक होगा तो उनके हाथ पर क्या हो जाएंगे? बोलिए, ठीक। वैसे ही और उदाहरण देते हैं, है ना, कि आप बताइए पक्के फर्श पर कूदना पसंद करेंगे कि कच्चे फर्श पर? मतलब मिट्टी वाले फर्श पर कूदना पसंद करेंगे क्या पक्के वाले जो सीमेंट वाला होता है उस पर कूदना पसंद करेंगे? बोलिए, किसमें ज़्यादा चोट लगेगी आपको? सीमेंट वाले फर्श पर कूदना पसंद करेंगे? हाँ, उसमें ज़्यादा चोट, हाँ ज़्यादा चोट लगेगी सीमेंट वाली में। और मिट्टी वाली में कम चोट लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जब आप कूदते हैं तो मिट्टी क्या होती है, थोड़ी नीचे दबती है, तो समय अंतराल क्या हो जाता है? ये जो समय अंतराल है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मिट्टी वाले फर्श पर कूदने पर समय अंतराल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समय अंतराल बढ़ जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो आपको कम चोट लगती है। जबकि यदि आप फर्श पर कूदेंगे तो वो तो बिल्कुल पक्का है, आप जैसे ही पैर वहाँ पर टच करेंगे आपके पैर और जमीन यानी फर्श का संपर्क का समय क्या हो जाएगा? बहुत ही कम रहेगा। और समय कम रहेगा तो बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगी? ज़्यादा चोट लगेगी, है ना। इसलिए लंबी कूद में या ऊंची कूद में आप लोगों ने देखा होगा नीचे रेत रख दी जाती है। देखे हो आपने? देखे हो कि नहीं? हाँ, क्यों रेत रखते हैं? ताकि रेत पर क्या होते हैं, आप एक गिलास लीजिए, उसको कच्चे फर्श पर, कांच का गिलास है, वो पक्के फर्श पर गिराइए और कच्चे फर्श पर, किस में फूटेगा वो? बताइए, किस में टूट जाएगा? पक्के वाले में टूट जाएगा और कच्चे वाले में नहीं टूटेगा। आपने देखा होगा कई बार मिट्टी के जिनके घर होंगे, है ना, जिनकी जो छप्पर वगैरह होगी वो मिट्टी की बनी होगी, उसमें आप कभी गिलास गिर गया कांच का तो वो फूटता नहीं है। लेकिन अगर वही गिलास कहाँ गिर जाए? सीमेंट वाले फर्श पर गिर जाए तो क्या होगा? वो कांच का गिलास फूट जाता है या टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जब कांच का गिलास गिरता है मिट्टी वाले फर्श पर तो उस स्थिति में उस गिलास और मिट्टी के फर्श के बीच का जो संपर्क में जो समय, संपर्क का जो समय है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और क्योंकि मिट्टी में जब गिरता है तो थोड़ा सा गिलास अंदर जाता है मिट्टी में, है ना, जिससे क्या होता है? बल का मान बढ़ जाता है, और समय का मान बढ़ जाता है। समय का मान बढ़ने से बल का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और बल का मान कम हो जाता है तो गिलास नहीं टूटता। लेकिन वही गिलास अगर आप फर्श पर गिराएंगे, है ना, बिल्कुल थोड़ा से भी ऊपर से गिराएंगे तो क्या हो जाएगा? वो फूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बल है, बल लगने का जो समय है वो क्या हो गया? आपका कम हो गया है। और बल का मान अगर, समय का मान अगर कम हो गया है तो बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में तमाम उदाहरण थे। और भी कुछ उदाहरण अगर देखें, बस इतने ही उदाहरण हैं, इससे ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो बात समझ में आ गई कुल मिलाकर? सर्कस वाला
क्रिकेट वाला, है ना, गिलास वाला, कांच की गिलास वाला। आप अगर पक्के फर्श से पर कूदते हैं या कच्चे फर्श पर कूदते हैं तो क्या होता है? ये पूरी बातें क्लियर है सबको? बोलिए यस। तो कुल मिलाकर बात समझ में आ रही है? हर उदाहरण में क्या हो रहा है? हर उदाहरण में दोनों वस्तुओं के संपर्क का समय क्या हो रहा है? संपर्क का समय आप क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हैं। खिलाड़ी हाथ को खींचकर संपर्क का समय बढ़ा रहा है तो बल का मान कम हो जा रहा है, उसको चोट कम लग रही है। गिलास आप फर्श पर फेंक रहे हैं, मिट्टी के फर्श पर, तो गिलास और फर्श का संपर्क का समय क्या हो गया? बढ़ गया। समय बढ़ गया, बल का मान कम हो गया। सर्कस का जो कलाकार है वो गद्दे पर कूद रहा है या जाली पर कूद रहा है, जब वो कूदता है तो उसके पैर और जाली या गद्दे का संपर्क का समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और संपर्क का समय बढ़ रहा है तो बल का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हर कंडीशन में ऐसा करने पर संपर्क का जो समय है, मतलब समय अंतराल का मान क्या कर देते हो आप? बढ़ा देते हो। समय अंतराल का मान बढ़ा देते हो तो बल का मान क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बल का मान कम हो जाता है, जिससे चोट भी क्या लगती है? कम लगती है ना? इज दैट क्लियर? ओके।